जी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। हमारे साथ एक इंतहाई अहम पर्सनैलिटी मौजूद हैं, डॉक्टर अली रज़ा साहब, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ENT एक ऐसा मसला है जो हर घर का मसला है, तो किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और क्या क्या एहतियात की हमें ज़रूरत है। तो बात करते हैं अली रज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, मैं ठीक। सर बताइएगा कि ENT में मोस्टली गले के मसले आते हैं, नाक का मसला आता है या कान का मसाइल से लोग दो चार रहते हैं? हमें तीनों जो है रीजन्स, इसके जो पेशेंट्स आते हैं, जो मरीज आते हैं, उनके मसाइल कान के भी होते हैं, नाक के भी होते हैं और गला के भी होते हैं, और मिक्स मैच होता है। OPDs में जो है बाज़ औक़ात सीज़न के हवाले से थोड़ी सी चेंज आ जाती है। जैसे सीज़न अगर चेंज हो रहा है तो ज़ुकाम के पेशेंट और इस तरह की चीज़ आ जाती है। बारिशों में जो है कान के मसाइल बाज़ का ज़्यादा आ जाते हैं। बारिशों में कान के मसाइल समटाइम्स लाइक इचिंग, फंगस डेवलप कर जाता है, जो डायबिटिक्स होते हैं उनके अंदर कानों में खारिश और फिर जो है कान में फंगस का बन जाना, उल्ली जिसे हम कहते हैं, लग जाना, और फिर और बीमारियां भी। वैसे पूरा साल तकरीबन डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स आते रहते हैं। लेकिन कान में जो फंगस लग जाती है उसको कैसे एहतियात कैसी करनी चाहिए उसकी? क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आप कॉटन बड से साफ कर लेते हैं या पिन से साफ कर लेते हैं, तो एहतियात क्या है और इलाज क्या है? अच्छा, एहतियात ये है कि हम बीमारी को होने ही ना दें, और इलाज ये है कि बीमारी होगी तो उसको अब हमने कैसे डील करना है। एहतियात इलाज से बेहतर है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इवन कि जब हम अपने भी हल्कों में कम्युनिटी मेडिसिन को पढ़ते हैं या जब हम स्टूडेंट होते हैं तो उस टाइम पे भी जो सारा जोर दिया जाता है वो प्रिवेंशन का दिया जाता है, क्योंकि वंस डिजीज हो गई है तो फिर तो उसको मैनेज करना समटाइम नहीं मैनेज होती, समटाइम कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो फिर बात आगे चल जाती है। अगर हम उसे होने ना दें तो दैट्स बेस्ट। तो कानों में जो फंगस है इसे रोकने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये आता है ज़्यादातर मिडिल एज मैन, वैमन और उसके बाद के लोगों में जिनमें डायबिटीज़ होती है या किसी भी किस्म की कुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है। तो हम डायबिटिक्स को ये कहते हैं कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, इस चीज़ से वो बच सकते हैं। दूसरा ये होता है कि कान में कोई चीज़ ना मारे। मोस्ट ऑफ द टाइम ईयरबड्स लोग यूज़ कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि सरफेस पे पड़ी होती है, जैसे कि चाबी है, और उसके साथ फिर ये फंगस का हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो हमें इससे बचना है कि कान में कोई चीज़ नहीं मार रही है। अच्छा, चक्कर आने की एक बड़ी वजह कानों की खराबी भी हो सकती है? बल्कि सबसे बड़ी वजह कानों की खराबी ही होती है, चक्कर आने की वजह। कान के 3 हिस्से हैं, बाहर वाला, दरमियान वाला और अंदरूनी हिस्सा। कान का जो अंदरूनी हिस्सा है वो 2 काम करता है। एक काम जो है वो उसका है समात का और दूसरा है बैलेंस का। तो अगर किसी वजह से बैलेंस का ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाए तो फिर चक्कर आते हैं। अच्छा, यानी कि लोग ये भी करते हैं कि जिनको चक्कर आते हैं वो सीधा ब्रेन के डॉक्टर के पास जाते हैं? बिल्कुल ठीक करते हैं, कुछ गलत नहीं करते हैं। जो चक्कर आने का जो पेशेंट है वो ज्यादातर दिमाग के डॉक्टर के पास, कान ना गला के डॉक्टर के पास, समटाइम्स साइकेट्रिस्ट के पास, फिजिशियन के पास ये प्रेजेंट कर रहा होता है। इवन कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैदा जिगर के डॉक्टर के पास भी जा रहा था। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ का बिलीव करता हूँ कि अगर कोई चीज़, कोई इस सिम्टम को, अलामत को समझता है और उसके मुताबिक उसे गाइडलाइंस के थ्रू उसे मैनेज करता है तो दैट्स द बेस्ट थिंग। चक्करों का पेशेंट जब भी किसी भी स्पेशलिटी में आता है तो कुछ मोटी मोटी चीज़ों का काम जो है उसके जिम्मे होता है फिजिशियन के। वो देखता है क्या है कि ये चक्कर है या कि चक्कर नहीं कुछ और है, लाइक लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस तो नहीं। अगर वो ट्रूली चक्कर ही है तो फिर उसको देखा जाता है कि ये कान गला से रिलेटेड हैं, ब्रेन के डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं, आई के किसी मसले से रिलेटेड हैं, मैदा जिगर के किसी मसले से रिलेटेड हैं, एंड वेरी रेयरली साइकेट्रिक इलनेस भी समटाइम इस तरह की प्रॉब्लम्स दे देती है। जी। अच्छा, कानों में बिला वजह शोर आना या ऐसे लगना है कि कुछ दबी दबी सी आवाज आ रही है? शोर आना डिफरेंट है, दबी आवाज आना डिफरेंट है। दबी आवाज तो हम इसको भी कह सकते हैं कोई आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है लेकिन उसकी आवाज आपको कंप्लीटली नहीं आ रही है, जरा घुट के आ रही है, तो इट मीन्स कि किसी न किसी तरह का हीरिंग लॉस आ रहा है। अब वो हीरिंग लॉस पॉसिबिलिटी के कान के बाहर वाले हिस्से में किसी मैल की वजह से हो, फंगस की वजह से हो, या कान के दरमियानी हिस्से में किसी मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन की वजह से हो, जैसे कान के दरमियानी हिस्से में पानी आ जाता है, बाज़ औक़ात कान के दरमियानी हिस्से में एक चेन होती है बोन्स की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, बाज़ औक़ात पर्दे में प्रॉब्लम आ जाता है,
और फिर इस तरह कान का अंदरूनी हिस्सा भी कान में दबी हुई आवाज की तरफ आपको ले जा सकता है। जो कानों में शोर आना ये एक बहुत वास्ट एंटिटी है, इसे हम टिनाइटस कहते हैं। यूजुअली कानों में घंटियों की आवाज आना या साए साए टिक टिक या प्रेशर की सीटी की आवाज आना। अच्छा, ऐसे नॉर्मली ब्लड प्रेशर के मरीजों में भी होता है? बिल्कुल, टिनाइटस वन ऑफ द वास्ट कंप्लेंट्स। ये अगेन अगर मैं इसमें आपको कहूँ तो ये 4 स्पेशलिटीज में ये लोग फॉल करते हैं, कान, गला, ब्रेन, और इसके अलावा जिसे हम जो है वास्कुलर डिजीजेज कहते हैं, या कि जो खून के बहाव, जो हमारे शरियानों में खून का बहाव है, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए। एंड फिर इसके अलावा साइकेट्रिक इलनेस में भी कान का शोर आता है जी, कुछ मेडिसिन की वजह से भी आता है। तो कान का शोर जो है ये वन ऑफ दो सिम्टम्स है जिनको मैनेज करना समटाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा हैंड फ्री यूज करते हैं या एयरबड्स लगाते हैं या फिर हेडफोन्स लगाते हैं, जी जी, तो उनके कान किस तरह से मुतासिर होते हैं? देखिए, कोई भी अननेचुरल चीज जो है वो हमेशा अपना इफेक्ट रखती है। तो कानों में अगर तो कोई यूज कर रहा है अपने काम की नौयत से ईयर प्लग्स यूज कर रहा है, तो हम उसे एडवाइज करते हैं कि वो एक्सटर्नल टाइप यूज कर रहा है। जो डीप इन जाते हैं उनका फिर उसकी अपनी केयर है। इनके हेडफोन जो है वो तो बाहर ही है, वो तो अंदर नहीं जा सकता। जो जिसे हम एक्सटर्नल टाइप कहते हैं, एक आते हैं जो डीप इन ईयर हैं, जो कि आप कानों के अंदर लगा लेते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम जरूर आती हैं उससे रिलेटेड, लेकिन वो भी डिपेंड करती है कि आपका यूजेज क्या है पर डे। अगर कोई इसे 5-10 मिनट के लिए यूज करता है, कॉल अटेंड करने के लिए यूज करता है, तो फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर एक इंसान है जिसका ड्यूटी या जॉब इस तरह की है, या कि वो एंटरटेनमेंट के लिए उसे 7-8 घंटे यूज करता है, तो देन वहाँ उसमें फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, समात के मसाइल भी आते हैं, लोकल कान की इन्फ्लेमेशन, सोजिश, इन्फेक्शन वगैरह। और फिर उनकी केयर है कि अगर आपने डीप इन नहीं यूज करने तो फिर आप उसको उनका केस लें, उसको किसी के साथ शेयर ना करें। लेकिन बेहतर यह है कि एक्सटर्नल टाइप ईयर्स जो है हेडफोन्स, जो कि बाहर कान के हिस्से पे लग जाते हैं, उसका भी जाहिर सी बात है नुकसान है, लेकिन इतना नहीं है। अच्छा, जो घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं कान दर्द के लिए, जैसे गरम तेल जो है वो लहसुन डाल दिया, इस तरह के टोटके, तो वो क्या कारआमद रहते हैं या ऐसे टोटकों को नहीं करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हमारे अपनी प्रैक्टिस में हमने मैक्सिमम यही देखा है कि जो कान में तेल जब डाला जाता है गर्म करके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसको बर्न कर जाता है, या कि केमिकल वहाँ पे प्रॉब्लम करता है। लहसुन लोग डाल लेते हैं, ठीक है। उसका एक्चुअली एक तरीका कार है, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी थी, ओल्ड जो है पुराने लोग ये करते थे। लेकिन अगेन इसके लिए आपको कुछ चीजों का पता होना जरूरी है कि आया कि कान में मैल ही है, बेसिकली मैल नरम करने के लिए यूज किया जाता था। अगर कान में सिर्फ मैल ही है तो वो लोग इसको गर्म करते थे तेल के साथ, लहसुन या प्याज को, लेकिन उसे पड़ा रहने देते थे कि वो ठंडा हो जाए। अभी कई दफा हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो गरम गरम उनके कान में वो तेल डला होता है, और फिर वो सारी सोजिश और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन में भी तेल जो है वो डाला जा सकता है? नहीं, ये सिर्फ वैक्स में यूज किया जाता था पास्ट में भी, अब तो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन पास्ट में जो लोग यूज करते थे, क्योंकि जैसे आप पूछते हैं मल्टीपल जगहों पे मेरे से भी ये क्वेश्चन किया जाता था पॉडकास्ट में या इधर उधर, तो फिर मैंने इसको पढ़ा है, ये हमारी बुक्स में नहीं है। और पुराने लोगों से पूछने पे इस चीज का तयन हुआ है कि वो लोग भी पहले कान को देखते थे लाइट से, किसी भी जरिए से, और उन्हें मैल अगर मिलती थी तो वो ये काम करते थे। ओके। अगर उन्हें मैल की एविडेंस नहीं मिलती थी तो वो ये काम नहीं करते थे। तो वो बड़े स्मार्ट थे और बेहतर थे। प्रॉब्लम ये हुआ, ये बातें मैं आपसे 150-200 साल पुरानी कर रहा हूँ, या आप समझ लें थोड़ा सा उससे भी पुरानी, ये हमारे रीजन में, पंजाब के रीजन में। वो ये कि जो पिछले 70-80 साल में वो गर्म करने का अमल भी रहा है, लहसुन प्याज का अमल भी रहा है, कान देखने का अमल खत्म हो गया। तो अगर तो कान में मैल है, उसके लिए अब हम और तरह की जो है वैक्स सॉफ्टनर्स यूज करते हैं, लेकिन ये भी कारआमद था अगर इसको प्रॉपरली किया जाए। अच्छा, बच्चों के कान साफ करने के लिए क्या कॉटन बड ठीक रहती है? किस तरह से साफ करना चाहिए? बच्चों के कान साफ करने की जरूरत ही नहीं है। कान का जो अपना मैकेनिज्म है क्लीनिंग का, और एक्चुअली जो कान का मैकेनिज्म है क्लीनिंग का वो वैक्स ही है। अगर हम उस वैक्स को ही निकाल देंगे तो एक्चुअली हमने उस कान को ससेप्टेबल कर दिया है टुवर्ड्स इन्फेक्शंस, मतलब कि हमने उस कान को प्रोन कर दिया, अब वो इन्फेक्शन कैच करने के लिए तैयार है, अगर हमने उसमें से मैल ही निकाल दी। तो क्या हमें मैल नहीं निकालनी चाहिए? मैल बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए कान से, बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए।
उसकी वजह यह है कि कान की प्रोटेक्शन के लिए ये मैल निकालने का क्राइटेरिया है। अगर तो मैल इतनी बढ़ गई है कि वो दर्द कर रही है या कि समात में मसाइल कर रही है, तो फिर उसको नरम करके निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी कान से मैल नहीं निकलवाई। कान से मैल जो साफ होती है उसका दो उसके मैकेनिज्म्स हैं। एक तो ये है कि हम अपनी उंगली से साफ कर सकते हैं, छोटे नाखून, जो छोटी उंगली उसका नाखून कटा हो तो जेंटली उससे कर सकते हैं अगर। और दूसरी जो चीज है जो एक्चुअली इससे भी ज्यादा वैलिड है, दैट इज मसाज। जब हम वजू करते हैं दिन में 5 मरतबा वजू करते हैं और 5 मरतबा हम कान का मस्सा करते हैं, तो एक्चुअली वो जो कान का मस्सा है उसके अंदर ही आपकी जो वैक्स है वो निकल जाएगी। अभी मल्टीपल टाइम लोग कहते हैं जी ये तो मैल तो बड़ी कोई गंदगी है कान की, और बिल्कुल वो दुरुस्त कहते होंगे, लेकिन बात यह है कि अगर उसकी प्रोडक्शन वाकई ज्यादा हो रही है तो फिर तो उसकी जरूरत होती है हमें निकालने की। लेकिन अगर वो वैक्स आपके कान को प्रोटेक्ट करने के लिए मामूली मिकदार में है तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो जैसे डेली शावर लेने के बाद भी होता है कि कान साफ कर लें, कॉटन बड जो अच्छे तरीके से कान साफ हो रहे हैं, ये गलत चीज है, ये नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। जैसे मैदा नहीं साफ करते हैं, उसका भी अपना एक सिस्टम है अल्लाह ने रखा। अच्छा, जो कान का पर्दा फट जाता है जी जी, तो क्या दोबारा भी बन जाता है या बस एक दफा हो गया? अच्छा, कान के पर्दे के बारे में जनरली पॉपुलेशन ये समझती है कि पर्दा फटे तो आवाज नहीं आएगी। एक्चुअली का पर्दा जो है ये आवाज की तरसील में मदद देता है। कान हमारा सुनता, हमारा ब्रेन सुनता है एक्चुअली। तो कान का दरमियानी हिस्सा अंदरूनी हिस्से को आवाजें देता है, जो दरमियानी हिस्से के बाहर वाला हिस्सा है दैट इज पर्दा। तो पर्दा फट जाता है और बच्चों में इसकी हीलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा। एडल्ट्स में अगेन अगर ट्रॉमेटिक परफोरेशन है, मतलब कोई ऐसा कान का पर्दा फटा है जैसे कोई कान में पेंसिल मार ली या कोई चाबी मार ली या खुदा न खासा किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो ऐसे जो कान के पर्दे का फट जाना है वो ऑन इट्स ऑन हील कर जाता है विद इन सम टाइम। लेकिन अगर एक डिजीज है जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, CSOM, उसके कई नाम हैं और उसकी कई टाइप्स हैं। अगर कोई ऐसा कान का पर्दा फट जाता है जिसमें रेशा आने की वजह से, मतलब कान में कोई डिजीज हुई, मोस्ट ऑफ द टाइम कान और हलक के दरमियान की ट्यूब्स ब्लॉक कर जाती हैं, कान पॉप कर जाते हैं, कान में पानी फ्लूइड जमा होता है और वो फिर फट जाता है। ये क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की तरफ ले जाता है डिजीज को विद द टाइम। इन पेशेंट्स में कान का पर्दा ऑन इट्स ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम हील नहीं होता। जी, जो ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ आते हैं, मतलब कान में कोई चीज जिनके लगती है और पर्दा फटता है, उसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और वाइडेड के जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो पर्दा है, वो डेफिशिएंट नहीं हो गया, मतलब कि उसमें एक रेंट आया है लेकिन उसकी जो उसका सरफेस एरिया है वो एक दूसरे के करीब है, मौजूद है। तो क्या पर्दा फटता है तो कोई ब्लड वगैरह आता है, किस तरह से पता चलता है कि पर्दा डैमेज हो गया? अच्छा, जो पर्दा डैमेज होने की 2-3 अलामात हैं। एक तो मैं जो ट्रॉमेटिक है उसकी पहले बात कर लेता हूँ। वो तो पेशेंट बताएगा जी मैंने कान में ये चीज मारी है और अब मुझे खून आ रहा है, कान में शोर भी आ रहा है और आवाज भी डिस्टॉर्ट होगी और हवा की जो शिद्दत मुझे महसूस हो रही है, बेचैनी हो रही है, यानी कि जो प्रोटेक्शन थी वो तो खत्म हो गई। ठीक है ना। और बाज का वो नहीं बताता है और हम देखते हैं तो पर्दा फटा है, तो फिर हम उससे पूछते हैं तो बात का तो बताता है कि ये स्लैप इंजरी है, किसी ने थप्पड़ मारा है, ऐसा भी होता है। बाद वो खुद बता देता है मुझे मैं लड़ाई हुई है, मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। तो ये हिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, ये उसकी प्रेजेंटिंग को हम लेने, जो आपने पूछा कि वो आता कैसे। दूसरी जो टाइप है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे होते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे होते हैं। वो उनकी माँ बताती है जी कान में से रेशा आ गया डॉक्टर साहब, पहले कुछ दिनों से दर्द थी, फिर ये बुखार भी था, गला खराब था और अब ये कान से रेशा आ गया। ठीक है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि वो कान को बस्ट करके रेशा बाहर आ गया। अच्छा, अक्सर ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि कान में से रेशा बहता ही रहता है, कानों का मसाइल से ही 2-4 रहते हैं, उनकी क्या वजूहत हो सकती है? ये वही पेशेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने वर्ड यूज किया है, CSOM का, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का। इनमें भी पर्दा ही फटा होता है, लेकिन अब वो इतने अरसा से फट गया है और वो जो रेशा है वो बाहर आ रहा है और वो एक कॉन्टिन्यूस ट्रैक बन गया है। और इस तरह के पेशेंट्स में हमें खदशा होता है कि ये रेशा उनकी कान की हड्डी पीछे ना चला जाए और वहां से फिर ये कॉम्प्लिकेट बात करता है, कान की हड्डी से ऊपर ब्रेन की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसका कोई परमानेंट इलाज है? अच्छा, कान के जब रेशे जो क्रॉनिक है, जो कि काफी टाइम से कान का रेशा है,
तकरीबन 2-4 साल या 6 साल से, उसमें अगेन हमने ये देखना होता है कि एक्सटेंट क्या है, कि कान का दरमियानी जो हिस्सा है, मिडल ईयर में कितना डैमेज है, कान की हड्डी में कितना डैमेज है, और वो ब्रेन तक पहुंचने से कितना दूर है या उसकी स्ट्रक्चर्स तक पहुंचने से। फिर हमने ये देखना होता है कि उसमें फंक्शनल डिसेबिलिटी कितनी है, कि वो समात उसकी कितनी लॉस हो गई है। तो कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो रिपेयरेबल होती हैं और कुछ इररिपेयरेबल होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल जो पॉपुलेशन हमारे पास प्रेजेंट करती है वो एक ऐसे टाइम पे करती है, अगर ये अर्ली कर लें तो इनमें फंक्शनल रिहेबिलिटेशन भी हो सकती है और डिजीज को भी हम एक्सेंट्रेट कर सकते हैं, मतलब कि हम उसकी समात भी बचा सकते हैं और जो बीमारी है उसको भी निकालने की काफी हद तक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट ऐसे एडवांस जो है रेशे के साथ आता, 10 साल 12 साल 20 साल, कि उसमें हमारे पास ना तो फंक्शनल रिहेबिलिटेशन की चॉइस होती है, मतलब कि उसकी समात को भी हम बहुत ज्यादा नहीं बचा पाते, और ना ही हम उसकी जो है जो रेशे को बहुत ज्यादा रोक पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके कान को हम सेफ कर पाते हैं कि ये किसी टाइम पे उसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना उसे ले जाए। अच्छा, जो कान में पानी चला जाता है तो क्या पानी जाना कोई खतरनाक चीज तो नहीं है, खुद ही निकल जाता है? जी, अगर कान में पानी गया है और कान का पर्दा मौजूद है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे नहाते हुए चला जाता है तो आधे पौने घंटे में वो समटाइम हमें खुद ही फील होता है, वो बाहर आ जाता है, या समटाइम हम मैनूवर करते हैं, कान को थोड़ा सा खींचते हैं। एक्चुअली पानी जाने से प्रॉब्लम ये होती है कि मैल फूल जाती है कान की, तो फिर इश्यूज आते हैं। अच्छा, अगर जो हम बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनते हैं, जी, उससे भी हमारी समात को फर्क पड़ता है? बिल्कुल, ये भी अननेचुरल है। नॉर्मली जो है कान इस काम के लिए नहीं बनाया गया कि उसको हम एक हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस दें। इसीलिए एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह मेरी गलती को माफी करे, मैं उसको कि ए ईमान वालों, आपकी आवाज जो है नबी की आवाज से ऊंची ना होनी पाए। तो उसके कई एक पहलू है और उसमें एक हेल्थ का पहलू भी है कि अल्लाह चाहता ही नहीं है कि ना हम ऊंचा बोलें ना हमारे कानों को ऊंची आवाज जाए। तो जाहिर है हर एक चीज की कैपेसिटी है। अच्छा, बात कर लेते हैं नाक के हवाले से। कुछ पेशेंट्स ऐसे या बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाक बहता ही जाता है, तो क्या वजह हो सकती है और इसका हल क्या हो सकता है? अच्छा, बच्चों में नाक बहता है और कितने अरसा से बहता है, अगेन ये जो जरूरी चीज है। अगर तो कोई बच्चा आता है 3 हफ्ते से कम की हिस्ट्री के साथ, तो हम इसे एक्यूट में लेते हैं, मतलब कि कोई वायरल इलनेस थी या कोई बैक्टीरियल इलनेस थी, गला नाक खराब हुआ, जुकाम हुआ, तो इस लाइन पे से ट्रीट किया जाता है। और अगर एक बच्चा आता है कि जी वो कहता है हम 3 माह से ज्यादा हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए हैं, तो फिर हम अगेन उसमें बिल्कुल ये जैसे कान से रेशा आता है तो हमें कुछ साइंसेज होते हैं नाक के साथ रिलेटेड, हमें खदशा पैदा हो जाता है कि उन साइंसेज में इन्फेक्शन ना चल जाए। तो अगेन हम उससे क्वेश्चन करते हैं कि जी आपके इस रेशा में से बू तो नहीं आती है, कितने अरसा से आता है, खून आता है या नहीं आता है, स्मेल आती है या कम आती है, क्या है। तो फिर उस जो रेशा है उसका कल्चर हम भेज देते हैं लेबोरेटरी में कि इसमें क्या बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि जो लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन होती हैं उनको हम किसी सिंपल या एक आधी मेडिसिन या एंटीबायोटिक से समटाइम ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। एटिपिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं समटाइम्स, उसके लिए हमें स्पेशल या कि जो कि उसके अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी रखती है, ठीक है ना, जो मेडिसिन उस कल्चर के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी रखती है वही देनी पड़ती है। तो नाक से ब्लड आना भी ये किस चीज की अलामत है? नाक से ब्लड कई वजूहात में आ जाता है, बच्चों में आ जाता है, बूढ़ों में आ जाता है। बूढ़ों में मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने से आ जाता है। कोई नाक में गदूद ऐसे हो सकते हैं जो ब्लीडिंग पॉलिप्स हो, नाक में ट्रॉमा के बाद आ जाता है, इंजरी एक्सीडेंट्स के बाद आ जाता है, नाक में बार बार कोई चीज या उंगली करने से आ जाता है। उसके अलावा बाद का इन्फेक्शन के साथ आ जाता है, लेकिन वो जरा डिफरेंट होता है, रेशे के साथ मिक्स खून होता है। तो नाक की कई एक बीमारियों में खून आ जाता है। एक खास बीमारी है जो कि टीन एज में होती है, जिसे हम जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं। इसमें टीन एज के बच्चे 13 से साल से 19 साल तक हमारे पास आते हैं, एक साइड से नाक में खून, बाद के दोनों साइड से भी होता है। तो उसमें खास किस्म का आप ट्यूमर समझ लें, कैंसर नहीं, जिसे हम एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं, कि वो खून की शरियानों का एक गुच्छा बन जाता है या कि खून की शरियानें आपस में एक ट्यूमर बना लेती हैं और उसमें बड़ी हैवी ब्लीडिंग भी होती है। अच्छा, नाक की हड्डी जो टेढ़ी होती है, तो क्या उसका हल सर्जरी ही है या वैसे भी गुजारा हो सकता है? नाक की हड्डी 80% ऑफ द पॉपुलेशन में टेढ़ी है। 80%? हाँ, और वो बीमारी नहीं है। ओके, तो सांस वगैरह आना वो नॉर्मल आता है? ये पेशेंट हमें बताएगा। अगर किसी की डेविएशन इतनी ज्यादा है नाक की
हड्डी की कि वो सांस लेने में रुकावट कर रही है, और क्या उसको सांस नाक से ही लेने में रुकावट हो रही है या कि गले से रुकावट हो रही है या कि छाती से। तो हमने हर नाक की टेढ़ी हड्डी को ऑपरेट नहीं कर देना, ठीक नहीं कर देना, ना ही हम करते हैं। तो अगेन इसका भी क्राइटेरिया कि पेशेंट को आया कि जो बंदिश हो रही है सांस की वो नाक में ही हो रही है या कि किसी और रीजन में हो रही है। इस सूरत में भी नाक से पानी बहता है? अच्छा, इस सूरत क्योंकि नाक से पानी बहना मोस्ट ऑफ द टाइम एलर्जिक रेनाइटिस की अलामत है, जो सीजनल चेंज या के जो एलर्जी है उसकी अलामत है। नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से पानी की एक रेयर वजह ये होती है कि जो साइंसेस हैं हमारे, जो चेहरे और माथे में हैं और आंखों के दरमियान में हैं, इनकी ड्रेनेज नाक में है। तो वेरी रेयरली इनकी ड्रेनेज का पाथवे डिस्टर्ब होके वो केरा हलक में या नाक में गिरता है। लेकिन ये वन ऑफ द रेयर कॉजेज है। जो नाक में से पानी आने की मेन कॉजेज हैं उनमें से एलर्जी है, फिर कुछ खास किस्म की इन्फेक्शंस हैं, और वेरी रेयरली बाद का कुछ स्टूप करते हैं, आगे बैठते हैं झुक के, और उनके नाक में से टूटी की तरह पानी आ जाता है। वो इंटायरली एक डिफरेंट कंडीशन है जिसे हम CSF राइनोरिया कहते हैं। लेकिन जाहिर है उसकी भी फिर मैनेजमेंट और उसकी इन्वेस्टिगेशन एक पूरा का पूरा डिफरेंट जो है एक जो आप समझ लें कि उसकी डिटेल्स हैं। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सर्दियों में फ्लू नहीं होता, मुझे हमेशा गर्मियों में होता है। तो बिल्कुल इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। जो एलर्जिक रेनाइटिस है वो 3 हिस्सों में, बेसिकली रेनाइटिस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ब्रॉडली, इटियोलॉजी के हवाले से, उसकी कॉज के हवाले से। एक ये है कि आपको किसी फिजिकल जो है चीज से एलर्जी है, लाइक आपको मिट्टी गर्द गुबार से एलर्जी है, किसी खास किस्म के फूड से एलर्जी है। फिर एक टाइप आती है जिसमें हम कहते हैं कि आपको थर्मल, मतलब कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चेंज होता है, ठीक है ना। ज्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं वो एसी वाले कमरे में आते हैं तो उन्हें छींकें आती हैं, नहा के बाहर निकलते हैं बाल गीले होते हैं तो छींकें आती हैं, या नाक से पानी आता है। कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि वो नॉर्मल कमरे से जब गर्मी में जाते हैं तो उनको नाक से पानी आ जाता है। तो अगेन आपकी बॉडी रिएक्ट करती है डिफरेंस इन टेम्परेचर पे, नेजल म्यूकोजा पर्टिकुलरली, कि जब वो 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस आ जाएगा आपके एनवायरनमेंट में और आपके नेजल म्यूकोजा में, तो वो जो है अपनी सिक्रीशंस जो है जिसे हम कहते हैं रतूबतें खारिज करना शुरू करते हैं। अच्छा, फ्लू की सूरत में मेडिसिन लेनी चाहिए कि इस पानी को या रेशे को कंट्रोल किया जाए या उसको ड्रेन आउट हो जाना चाहिए? अच्छा, इसमें ना बड़े डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे। कई एक जो है लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि इसको हमें एंटी हिस्टामिन देनी चाहिए, और पर्टिकुलरली ऐसे लोग जैसे कि आपका फील्ड है, आप एंकर हैं और आपको सुबह फ्लू हो जाए, तो अब आपको अगर शो करना है उसकी ड्यूरेशन घंटा 1.5 या 2 घंटा जितनी भी, और उसमें आप अपने नाक को क्लीन नहीं कर पाएंगी, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। तो चाहते ना चाहते हुए आपको एंटी हिस्टामिन देनी पड़ेगी या कि हमें कोई मेडिसिन देनी पड़ेगी। नॉर्मली वैसे मेडिसिन हमें नहीं लेना चाहिए, मैं इस चीज को पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ। अगर फ्लू है तो, लेकिन इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो मेरे इस पॉइंट पे इख्तलाफ रखेंगे, और वो ठीक हैं अपने एंड पे, वो बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि आपके पास अगर पेशेंट आ गया है तो आपने उसको ट्रीट करना है। लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये एक अगर फ्लू है तो ये बेसिकली आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है, किसी वजह से है। अब उस रिस्पॉन्स को आप हो लेने दें, बजाय इसके कि हम उसको रोक के और फिर बाद में बाकी उसकी मजीद साइनोसाइटिस की तरफ पेशेंट को ले जाएं, ठीक है ना, जो कि बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है इसी प्रॉब्लम की। अच्छा, अब हम डॉक्टर साहब से थोड़ा सा गले के बारे में भी बात करते हैं। गले का बार बार खराब हो जाना, खराश होना या आवाज भारी हो जाना, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? गले का खराब होना बार बार बच्चों में मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर की खुराक और पुअर हाइजीन और सेहत का अच्छा ना होना, ये अलामत होती है। माँ का दूध का कम इस्तेमाल, मतलब कि 2 साल पहले अगर उसने माँ का दूध नहीं पिया, इम्यूनिटी नहीं है अच्छी। फिर बाद का ये सारी चीजें हम देखते हैं, अगर नहीं है तो हम फिर उसके टॉन्सिल्स भी देखते हैं। बाद का गलों में टॉन्सिल्स जो बार बार इन्फेक्ट होके इस हद तक खराब हो गए होते हैं कि वो इटसेल्फ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाते हैं। तो क्या यही इन्फेक्शन खुदा न खास्ता कैंसर का सबब बनता है? अच्छा, कैंसर जो है ना, इसकी इटियोलॉजी बहुत वास्ट है और अभी पूरी तरह अंडरस्टूड भी नहीं है। कुछ इन्फेक्शन ऐसी हैं जो कि बाद में कैंसर में भी चेंज हो जाती हैं, लेकिन टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन ऐसी नहीं है जो कि गले का कैंसर भी अक्सर लोगों को। अच्छा, उसमें इटियोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो है रीजन यानी कि स्मोकिंग है, फिर उसकी जो है आवाज का इस्तेमाल है बहुत ज्यादा ऊंचा चीखें। आपने भी पूछा ना कि गले का बार बार या आवाज का बैठ जाना, तो आवाज का बैठ जाना
उसकी सबसे बड़ी वजह आवाज़ का बेजा इस्तेमाल है। और जो गले के कैंसर की अगर आप बात करें तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो इटियोलॉजी, जो रीज़न है वो स्मोकिंग और फिर ये जो है आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल, ये दो चीज़ें हैं। अब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। चलते हैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ जो कि डॉक्टर आमना है और साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जेन जी चीज़ क्या है और डिजिटल दौर में इसका क्या असरात हैं और हम जो जॉइंट फैमिली है वो किस तरह से मुतासिर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जेन जी है क्या? जेन जी बेसिकली जनरेशन जी है, जिसको ये वो लोग हैं जो 1997 से 2012 के दरमियान जिनकी बर्थ हुई। तो जेन जी का ज़रा शोर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये बिल्कुल प्योरली टेक्नोलॉजी वाले दौर में जो जनरेशन आई जिसको कहते हैं जेन जी, और इनके अपने इश्यूज हैं, ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और कुछ। अब आप तो बेसिकली उस जनरेशन को कहते हैं किस तरह के इनको साइकोलॉजी जो इनके इश्यूज आ रहे हैं किस तरह के आ रहे हैं? अच्छा, एक तो ये कि हमें ये समझना कि डिफरेंट जनरेशंस के डिफरेंट नेम्स है। जैसे हम मिलेनियल से फॉल करते हैं जो 80s में थे, तो हम जिस टाइम से बिलोंग करते थे वहाँ पे हमने ऑफलाइन लाइफ भी गुजारी, जहाँ पे हम अपना वो एक आप क्या कह सकते हैं ईद कार्ड भी दिया करते थे और वो डिफरेंट। ये जो जेन जी है ये प्योरली उस टाइम पे आया जब हर तरफ टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और सब, और आपको पता है सोशल मीडिया के कितने ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। तो जेन जी डायरेक्टली वो जनरेशन है जो सोशल मीडिया का शिकार हुई। मिलेनियल जो है हमारा हाफ समझ लें वो बचपन की यादें भी हैं जो फिजिकली हम इन पर्सन अपने रिलेटिव से मिला करते थे। और जनरेशन जी जो है वो बेसिकली वो है जो कि जितनी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है उन सोशल मीडिया उतना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है अपनी रियल लाइफ में। क्योंकि तन्हाई का शिकार जो है वो ज़्यादा इसी तरह के लोग हो रहे हैं। जेन जी ही मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है लाताल्लुकी का शिकार है, कोई रिश्तों की उन्हें अहमियत का नहीं पता, हर टाइम जो है फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो क्या आप किस तरह से इनकी काउंसलिंग किस तरह से करती हैं? अच्छा, पहले तो ये समझना ना कि वो उसका शिकार हुए क्यों है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि जब वो उन्होंने आंख खोली है तो उसके सामने टेक्नोलॉजी में ही वो सारा चारों तरफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, कंपैरिजंस देखते रहना कि अच्छा अब उनका जो तरबियत है वो पहले हमारे पेरेंट्स मतलब साथ बैठ के तरबियत किया करते थे। जेन जी की तरबियत हो रही है मीम्स से, रील्स से। मतलब तो छोटा सा बच्चा आंख खोलते है उसके हाथ में टैब है, मोबाइल्स हैं, एफर्टलेस जो है हमारी जिंदगी हो गई है। बच्चा खाना नहीं खा रहा तो आप मोबाइल लगा देते हैं। अच्छा, ये वाली जो जनरेशन है ये अल्फा जनरेशन है। अच्छा, ये उससे भी ज्यादा एडवांस हो गई है। उससे भी ज्यादा, बट ये उतना ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं जितना जेन जी है। क्योंकि ये जो अब क्या है कि अब हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारा मिस यूज हो रहा है उसका, कैसा है उसका। तो अब क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना है, पेरेंट्स को पता है कि कैसे डिजिटल डिसिप्लिन क्या है, टाइम मैनेज कैसे करना है। तो अल्फा जनरेशन नो डाउट हर वक्त मोबाइल पे तो है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका वो डिसिप्लिन और प्लस ये कि क्या चीज़ लर्न करनी क्या नहीं, उनमें ये वाली अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। जेन जी में क्या है कि एक नया सोशल मीडिया आया, एवरीथिंग जो नज़र आ रहा है हमें ठीक लगता था। तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे ये जो जेन जी वाले हैं इनके जितने जैसे मैंने पहले कहा जितने ये कनेक्टेड होते हैं ऑन सोशल मीडिया उतने ये अकेले हैं और उतना ज़्यादा सोशल एंजाइटी को फेस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि जितने यूट्यूबर्स हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं दे ऑल मोस्टली बिलोंग टू जेन जी। क्योंकि अब उसमें और इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग जो आपको मीडिया पे बड़ा बिग स्माइल्स के साथ क्योंकि दे आर इन्फ्लुएंसर वो नज़र आते हैं ना, वो तन्हाई में उतना ज़्यादा ऑपोजिट पर्सनैलिटी है क्योंकि वो मास्किंग उन्हें इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब एक पर्सन रियल में कुछ है सामने वो कुछ है, हर वक्त एक प्रेशर है कि कब कहीं हम इररेलेवेंट ना हो जाएं। जो जेन जी है उनका ये भी बड़ा एक फियर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि अच्छा आज मैंने स्टेटस ना लगाया, आज मैंने व्हाट्सएप पे या आज मैंने फेसबुक पे कोई ना पिक्चर शेयर ना की तो मैं मे बी कहीं मिस आउट तो नहीं हो जाऊंगा। इनकी टेक्नोलॉजी ने उन्हें मोर कॉन्फिडेंट किया या इनसिक्योर कर दिया? इन बोथ वेज, जैसे हम कहते हैं ना हर चीज का प्लस माइनस है। कॉन्फिडेंट, अच्छा इसका वैसे टेक्नोलॉजी का जो कॉन्फिडेंस है, टेक्नोलॉजी नॉट सोशल मीडिया, उसका कॉन्फिडेंस आता है कितने लाइक्स हुए, कितने कमेंट्स हुए, टिकटॉक, इंस्टा। हाँ, तो वो आपको एक बूस्ट तो देता है, टेम्परेरी आपको लगता है मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, बट उसको हम कहते हैं फ्रेजाइल सा एक, मतलब किसी भी टाइम टूट जाएगा। द मोमेंट आप इरेलीवेंट हुए, द मोमेंट आपका कंटेंट अब बिकना रुक गया और अब कोई और आ गया मार्केट में और आपके लाइक्स कम हो गए तो उतना ही जल्दी आप डिप्रेशन में जाते हैं। तो मतलब ये जो एक ये जेन जी वाली लाइफ है, प्लस अगर वो इन्फ्लुएंसर में आ गए तो उनके तो चैलेंजेस भी ज्यादा हो गए ना।
जेन जी में आपने सुसाइड के कितने केसेस जो हैं वो देखे हैं, रेशो क्या चल रही है? आप देखें, आपको मैक्सिमम यहीं पर नजर आते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया का कंपैरिजन है और कि जहाँ एक ऐसी लाइफ दिखाई जा रही है कि जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जेनजी ने, जैसे मैंने कहा, आंखें खुली वही वाली लाइफ देखी। अब हो क्या रहा है कि पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जो पेरेंट्स है वो मिलेनियल वाली जनरेशन से, जो 80s में है उससे बिलोंग करते हैं मोस्टली। तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स अपनी एक्सपीरियंस से उनसे बात कर रहे होते हैं और जेनजी अपनी, जैसे मैंने पहले कहा, मीम्स की एक्सपीरियंस से बात कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है ये मुझे नहीं समझते, वो कहते हैं ये मुझे नहीं समझते। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट फैमिली का भी आपस में हो गया है कि पेरेंट्स और बच्चों का आपस में जो एक रिलेशनशिप था वो उन्हें लगता है हम किसी और दुनिया के, ये किसी और दुनिया के। तो इस वजह से वो एक, और दूसरा फैमिली लाइफ, जैसे अपने ज्वाइंट फैमिली की शुरू में बात की, ज्वाइंट फैमिली नो डाउट इस बड़ा अच्छा एक सोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, लेकिन आपने देखा होगा ज्वाइंट फैमिली में भी क्या है, हम ज्वाइंटली एक रूम में बैठे हुए हैं और हर कोई डिफरेंट स्क्रोलिंग कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब हम एक जगह बैठ, वही वाली चीज की वी आर डिस्कनेक्टेड वाइल वी आर कनेक्टेड। एक रूम में है लेकिन डिस्कनेक्ट है। तो ज्वाइंट फैमिली का बेनिफिट जरूर है, लेकिन अगर उसको वैसे यूज भी किया जाए कि अच्छा खाने के टाइम कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा, मतलब वो जो मैंने कहा डिजिटल डिसिप्लिन की जरूरत है। तो आजकल के पेरेंट्स भी मैं इसी तरह से ही देख रही हूँ, उन्होंने मना क्या करना है, वो तो खुद लगे होते हैं साथ। हाँ, क्योंकि ये जो मिलेनियल वाली मैं बात कर रही हूँ ना, जरूरी नहीं कि हाल ही वो माइंडसेट है ना, मतलब कहीं ना कहीं आपको सभी इसी रेस में लगे हैं ना। कहते हैं वो जो अल्फा वाली आपने बात की, जनरेशन अल्फा के छोटे बच्चे लगे हुए मोबाइल पे। अब हम कैसे बच्चे से कहें कि तुम मोबाइल छोड़ दो, जबकि हम खुद मोबाइल, बल्कि वो हमारी करेक्शन कर रहे होते हैं कि खाने के टेबल पे आपने कहा था मोबाइल नहीं होगा, आप खुद यूज कर रहे हैं। तो ये वही है कि बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, वो करता है जो वो आपको करते देखता है। तो वो तो हमें पहले खुद मैनेजमेंट की जरूरत है एज अ पेरेंट्स, क्योंकि जेनजी तो जनरली उसका पार्ट है टेक्नोलॉजी का। पेरेंट्स समहाउ आजकल एक ट्रेंड चल गया ना, वो जो मीम्स वगैरह, वो शॉर्ट टर्म, एक एक्चुअली हम सब शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, छोटे से टाइम में ज्यादा चीजें देखना, प्लस वही चीजें कि अपडेट रहना कि हो क्या रहा है। तो ये बिल्कुल रियलिटी है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो बच्चे ने तो वही फॉलो करना है जो आप कर रहे हैं, बजाय आप जो बोल रहे हैं। जब आपका मूड बड़ा अच्छा है और आपने कुछ तरबियत के 2-4 लफ्ज उसको बोल दिए, समझा दिया, वो आपसे क्वेश्चन बन गया, आपके सामने आते, अगर आप नहीं कर रहे होते तो। अच्छा, अगर हम जेन अल्फा की बात करें तो उसमें किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो डैमेज होता है बच्चे का, अगर हमने उसको आंख खोलते ही मोबाइल पकड़ा दिया, इवन सोया हुआ उठा, तो उसके इमोशन कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट होता है? आप ये देखिए, रोज के जो कहते हैं ना कि ब्रेन का ये जो सोने की रूटीन है, इस पे इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है? 8 घंटे वगैरह ठीक है, लेकिन एक खास टाइम, मतलब ब्रेन की रिसर्च है कि ब्रेन से रेलिवेंट रिसर्च है कि अगर आप 10 बजे, रात को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक के दरमियान अगर आप नहीं सोए हैं ना, तो आपकी जो ब्रेन की प्रॉपर फाइल्स बंद होनी थी, और फिर एक टाइम आता है आपका रेम स्लीप का, और फिर आगे वो जो एक नेचुरल एक सिस्टम है आपकी हेल्दी ब्रेन की ग्रोथ का, वो रुक जाता है। और आप आजकल देखिए 3 बजे के बाद ही सोना शुरू होते हैं मोस्टली ये बच्चे, बल्कि सोते भी नहीं। आजकल तो छुट्टियां चल रही, जो सुबह सोते हैं। तो ये जो 10 to 3 वाली विंडो है, अगर ये नहीं है तो ये तो क्लियर रिसर्च अवेलेबल है कि आपका ब्रेन खुद को ही समझने खाना शुरू हो जाता है। बच्चों को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि आपका ब्रेन अपने आप को ही खाने लग जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा। डार्क सर्कल वगैरह सब अपनी चीजें हैं, और वैसे इससे रेलिवेंट बड़ी वीडियोस भी अवेलेबल है, छोटे बच्चों की अवेयरनेस के लिए बनाई होती हैं, लेकिन वो उसको देख के कहते हैं बस इसका पैकअप करो, मतलब ये आइंदा से नहीं देखना। लेकिन बड़ी रेलिवेंट रिसर्च है कि अगर आप इस टाइम में नहीं सो रहे तो वो चाहे बच्चे हैं या भरे हैं, आपका ब्रेन डैमेज की तरफ जाता है। और फिर बच्चों के अंदर इम्पल्सिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रात की नींद है वो पूरी नहीं हुई है, तो इम्पल्सिविटी ज्यादा, हर वक्त बेचैनी, गुस्सा आते रहना, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये सारे बिहेवियर। शॉर्ट टेम्पर्ड, अब जो नस्ल आ रही है नई, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो बिल्कुल बात बर्दाश्त नहीं करते। मैंने खुद ऐसे बच्चे देखे हैं कि 1.5-2 साल के बच्चे हैं, उन्होंने इतना गुस्सा आता है, उसकी क्या वजह हो सकती है कि मतलब इतना गुस्सा? इतने छोटे बच्चे को तो पता भी नहीं है गुस्सा क्या होता है, लेकिन उसके जैसा वो करता है आगे से रद्द-ए-अमल उसका होता है, एहतजाज होता है, बहुत वो एग्रेसिव वाला होता है। एग्रेसिव तो दूर की बात, वो कहते हैं कि जरा जल्दी बात करें, मेरे पास टाइम नहीं है। 5-6 साल का बच्चा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना वो वाली चीज है जो रोल मॉडलिंग, जो वो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। आजकल जैसे मैं बार बार कहती हूँ, पेरेंट्स जो है ना वो दोनों वर्किंग होते हैं। आजकल तो ये चल रहा है जो सिचुएशन है, तो दोनों अगर वर्किंग है, अब जब वो दोनों में से मदर हाथ पे अगर वर्किंग है, फादर तो चले होते ही है ना, अगर मदर वर्किंग है और वो घर आई है और जब बच्चे का टाइम है ना कि वो बच्चे से बैठ के बातें करे कुछ, तो वो उसको कहती है बैठ जाओ आराम से, मेरे पास इतना, उसके पास तरबियत के सिर्फ कुछ टाइम रह गया होता है, जो हाथ सुबह वर्किंग है। और वो जो फिर उस वक्त मदर रिएक्ट कर रही होती है या फादर रिएक्ट कर रहे होते हैं, जब बच्चे से हम कोई डिमांड करते हैं, फिर वो वाली एग्रेशन शो करता है। वो बेसिकली कहते हैं ना, कोई मिरर होता है, बच्चा आपका रिफ्लेक्शन है।
वो जो कुछ कर रहा है आप गौर करें कि आप तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कर एक्चुअली खुद रहे होते हैं। वो बोलता भी है समटाइम कि ये खुद भी तो आपने यही किया था जब मैंने कहा था। तो अब आप मुझसे, मतलब 5-6 ईयर का बच्चा मैं कह रही हूँ, इससे भरा तो चले है। तो ये कहीं ना कहीं एक तो वो नींद की कमी तो है ही, प्लस रोल मॉडलिंग बहुत ज्यादा है। जो चीज बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि जब मुझे जरूरत थी तो तब इन्होंने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, अब इनको जरूरत है, और वो बल्कि आपको बोल के बताते हैं कि देखिए आपको मेमोरीज आएंगी, जब आप ये सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि जब मैंने कहा। वही वाली चीज की वीडियोस का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जो आजकल बच्चे यूट्यूब वीडियोस और रील्स देखते हैं ना। अच्छा, इतना ज्यादा उनका असर खुद पे लेते हैं कि खुद को समझते हैं कि अगर कोई गेमिंग है तो हम उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी रियल लाइफ को भूल जाते हैं। तो किस तरह से क्या करना क्या चाहिए कि इनकी तरबियत कैसे हो? अगर पर्सनालिटी की बात की जाए तो एक अच्छी पर्सनालिटी कैसे मेकअप हो सकती है? क्या ब्रॉटअप में क्या क्या चीज़ें जो हैं ऐड करनी चाहिए? क्योंकि आप माहिर नफ्सियात हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि बच्चे का ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है इसमें ना। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर तो हम चाहते हैं ना कि ये जो सारी रूटीन है, जो एक रेसिंग लगी हुई है हम सबकी, चाहे पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, घर में रहते नहीं है, भागते हैं बस, हर वक्त हम ऐसे हो रहा होता है, सुकून नहीं है। जब सुकून होता है तो बच्चा नहीं सुकून लेने देता, क्योंकि तब उसके भागने का टाइम आ जाता है। हमें कोई बहुत प्लान्ड वे में ना अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज पहले हुआ करती थी, जो हम कहते हैं अब तो हम बच्चों को नहीं ऐसे कर सकते, साइकिलिंग ये वो बहुत कम हो गया। जितना हो सके टेक्नोलॉजी वजह से डिटॉक्स, मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन जिसे कहते हैं ना, या सोशल मीडिया डिटॉक्सिफिकेशन के डिसाइड कर लें कि इतने आवर्स आज कोई यूज नहीं करेगा मोबाइल, कोई, और फिर करेगा क्या। हमें बहुत सी एक्टिविटीज प्लान करनी है, जैसे बच्चे का कुछ स्विमिंग, एनीथिंग जो पॉसिबल है, जो उसको पसंद है उसके दौरान। और दूसरा, आप जो चीजें उससे करने आप चाहते हैं कि बच्चा करे, आप वो खुद करना शुरू करना पड़ेगा। आप उसको कहते हैं फ्रूट्स खाओ, आजकल बच्चे, ये भी बड़ी खराब हैबिट है कि हर वक्त जंक फूड खाते रहते हैं, चिप्स हैं, जूसेस हैं, क्योंकि वही वाली चीज, वर्किंग मदर्स हैं मोस्टली, और जो उसको मिल रहा है। अब आप कहते हैं नहीं तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए, वीडियो दिखाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जब साथ बैठ के जो आप खाएंगे ना वो उसने खाना शुरू करना है। मतलब एनी हैबिट जो हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर डेवलप हो, वो हमें खुद करना पड़ेगा। जेन जी और जेन अल्फा में ज्यादा बेचैन कौन है? बेचैन तो ज्यादा जेन जी ही है, क्योंकि वही वाली चीज कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट से जरा ज्यादा गुजरे हैं कि शुरू से वो एक, जैसे मैंने कहा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब कुछ। जेन अल्फा में क्या, अब अवेयरनेस ज्यादा है, अब ये पता है कि अच्छा ठीक है, सोशल मीडिया भी कोई चीज है। वो जो जेन जी वाला है ना, वो क्या होता है 24/7 हम कनेक्ट। अब देखें, पहले हम कितना एंजॉय करते थे कि हमारे पास कॉलिंग कार्ड होगा तो हम फोन करेंगे, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कम है, अब हर वक्त वाईफाई की अवेलेबिलिटी है। तो वो जो एक नया नया होता है ना किसी भी चीज का क्रेज, वो सोशल मीडिया का क्रेज जेन जी ने फेस किया है। अल्फा वालों को पता है ये है, ठीक है, उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वाईफाई नहीं भी हो सकता। उन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्हें पता है कि जहां मैं हूँ वहां पे इंटरनेट ऑन करो। हाँ, उनको 1 मिनट नहीं बर्दाश्त होता जब इंटरनेट ऑन ना हो। लेकिन जेन जी वालों ने, क्योंकि उसको एक न्यू चीज देखी और फिर उसके ज्यादा साइड इफेक्ट जेन जी के ऊपर आए। अल्फा वाले यूज्ड टू हो चुके हैं, पेरेंट्स को पता है इनको कैसे मैनेज करना। लेकिन अल्फा वालों को किस तरह का मसाइल का सामना है? अल्फा वालों का वही वाली चीज है कि उनको ज्यादा टाइम, एक तो अपनी एज से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई हुई है। आपने यही जैसे अभी कहा कि वो बाप, मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे टर्म यूज करते हैं जो उनको मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस में नजर आती हैं। चाहे वो इंडियन कंटेंट इतना ज्यादा होता है, बच्चा जो अल्फा वाले हैं वो लैंग्वेज वो यूज करते हैं जो इंडियन है, और फिर वो अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट भी करते हैं कि मुस्लिम और इंडियन शायद एक ही चीज है, फिर उनको समझाना पड़ता है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी जो है खत्म होता जा रहा है, मतलब कि आप कौन हैं, वो बिल्कुल जो है इस चीज से बालातर है कि नहीं भी हम इंसान हैं और ये ऐसे है। तो ये चीज जो है, ये टेक्नोलॉजी का मेरे ख्याल से एक बहुत मनफी असर है, जो बहुत बड़ा मनफी असर क्योंकि अल्फा वालों को तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको बता रहे होते हैं, आपने ये देखा वो देखा। तो वो जो एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं ना, वही वाली चीज प्लस माइनस हर चीज का है। अब उनके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, मतलब पूरी दुनिया से आप कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अटेंशन स्पैन लो है। अच्छा, पाकिस्तान में जेन जी में ज़हनी जो नफ्सियाती मसाइल किस किस तरह के सामने आ रहे हैं? जैसे मैंने कहा, एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी लीड्स टू डिप्रेशन, वो सब तो है। उनके वो बॉडी इमेज इशू बहुत ज्यादा होते हैं। बॉडी इमेज कितना अच्छा, एक अच्छा परफेक्ट इमेज क्या होता है, जिसे ब्यूटीफुल कहते हैं, वही वाली चीज के सोशल मीडिया वो एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर भी अगर आपने भी देखी हो कि एप्पल की पिक्चर दिखाई हुई है, फ्रंट से बड़ा चमकता हुआ रेड कलर का एप्पल, और हम सब उसको देख के फैसिनेट हो रहे हैं, और बाद में दिखाया हुआ कि उसके वो जो कहते हैं ना, अदर साइड जो है उसकी
उसको क्या कहते हैं हम कि आपका दूसरा वाला जो सीन है जो उसके बैक एंड पे चल रहा है वो ऐसा एप्पल है जो लगता है कि तो वो पूरी तरह से डैमेज हुआ हुआ। तो जो जेनजी है वो बेसिकली वो परफेक्ट इमेज को देखते हुए अपने आप के बॉडी इमेजेस इतने ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं कि हर वक्त इस कॉन्शियसनेस में रहना कि शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो मुझे परफेक्ट कैसे होना है, अपने आप की ग्रूमिंग ज़्यादा करते रहना हर वक्त। एक वही जैसे मैंने कहा तभी इन्फ्लुएंसर्स की मैंने जिक्र किया कि यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन टेक्नोलॉजी को तो हम खत्म नहीं कर सकते, तो हम इन चीजों से को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अभी मैंने कहा ना टेक्नोलॉजी का वही डिसिप्लिन हमें खुद अब समझना है कि हम कितने इफेक्ट जेनजी को तो ये समझ आनी चाहिए अब कि अब वो सारे के सारे जेनजी ऑलमोस्ट अब ये वो वाली एज रेंज बनती है 13 से 28 ईयर की इस वक्त विंडो में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें वही डिजिटल डिसिप्लिन, आप हर चीज को ब्लाइंडली एब्जॉर्ब ना करें। बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप देखें, अब सोशल मीडिया पे कोई चीज नजर आती है हम एकदम से ट्रस्ट नहीं करते, हम कहते हैं देखो शायद किसी ने ऐसी चला दी होगी। ये जो अवेयरनेस है ना कि आपको क्या चीज नजर तो सब कुछ आएगा, आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि आप पैसिव ऑब्जर्वर ना बने, एक्टिव ऑब्जर्वर बने, वो चीजें जो मानने वाली वो माने और जो आप देख रहे हैं उसको कंफर्म जरूर कर लें। तो ये तो होता है जिनको समझ आ चुकी है कि क्या हो रहा है, सोशल मीडिया लाइफ है क्या, जैसे काय टेक्नोलॉजी और सब चीजें वहीं पर ही रहेंगी, आपने उसमें से अच्छी चीजें पिक करनी है। अच्छी चीजें बिल्कुल पिक करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हमने बातें की। यकीनन आप लोगों को भी फ़ायदा हुआ होगा कि हमने खुद जज करना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल करना है, ज़रूरी भी है, लेकिन उतना करना है कि ना आप तबाह हो ना आपकी आने वाली नस्ल तबाह हो। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।